ठीक है। अगला है हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कैश बेसिस। बेस क्या है हमारा? कैश है, मतलब जो भी पैसा कैश में आ रहा है या कैश में जा रहा है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा कोई भी एंट्री और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑन दी अदर साइड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? चाहे कोई ट्रांजेक्शन कैश में है, कैश में नहीं है, हमें सब रिकॉर्ड करना है। कैश में पैसा आ रहा है रिकॉर्ड होगा, जा रहा है रिकॉर्ड होगा, कैश में नहीं भी है तो भी हमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड इन cash, expenses are recorded when paid in cash, credit transactions are ignored, profit is calculated with the receipt and payment account। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते प्रॉफिट एंड लॉस? क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे, या तो हमें सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, या तो कैश ज्यादा होगा या तो कैश कम होगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ कैश में है। ऑन दी अदर साइड इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब वो अर्न कर ली होती है या अक्रूड होती है। मतलब इनकम मैंने कमा ली है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई है तो भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। जैसे फॉर सपोज ट्यूशन का ही ले लेते हैं। जैसे ट्यूशन की फीस है, फॉर सपोज अगस्त मंथ है, तुमने पूरा अगस्त मंथ पढ़ लिया, अगस्त के बाद सितंबर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन तुमने अगस्त की फीस पे नहीं करी, तो मैं अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करूंगा अगर मैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूं तो भी। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी वो अर्न कर चुका हूं, कमा तो ली ना मैंने, तुम पे अब लाइबिलिटी तो है ना कि तुम्हें देनी है, तुमने नहीं दी वो बात अलग है। लेकिन कैश में होता तो कैश में मैं ये रिकॉर्ड नहीं करता। जब तक मुझे वो कैश में नहीं मिलेगी तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर है इतनी बात? सेम इज द केस विद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करने हैं जब वो ड्यू हो गए, जब वो ड्यू हो गए। मतलब जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ रेंट का। मैं जिस घर में रहता हूँ मुझे उस घर का रेंट पे करना होता है। मैं उस घर में अगस्त में भी रह गया, सितंबर में भी रह गया, अक्टूबर में भी रह गया, इन 3 महीने का रेंट मैं एक साथ पे करता था। अब नवंबर स्टार्ट हो गया लेकिन मैंने इन तीनों महीने का रेंट अभी तक पे नहीं किया, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो है ना, मुझे देना तो है, मेरे पे ड्यू तो हो गया। तो मैं अगर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को इसे रिकॉर्ड करना है एज एन माई एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं कैश में होता तो इसको रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे पास से कैश नहीं गए। सिंपल एज दैट। प्रॉफिट इज मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंस। ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब हम रेवेन्यू को किसके साथ मैच करते हैं? अपने एक्सपेंस के साथ। मतलब अपनी सारी इनकम्स को किसके साथ मैच करेंगे? खर्चों के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है दोनों पॉइंट? अब कैश बेसिस की एडवांटेजेस सिंपल सी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। कैश बेसिस सिंपल होती है, रियलिस्टिक होती है और सेटिस्फाई करती है द कंजर्वेटिव इंस्टिक्ट ऑफ मैनी पीपल। ठीक है, सिंपल होती है, रियलिस्टिक होती है। नो यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। हमें कुछ भी एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है जो जा रहा है बस वही रिकॉर्ड करना है। मतलब कोई भी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोर ट्रांजेक्शन आर कैश बेसिस। ये सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद होती है, उन्हीं के लिए एडवांटेजेस होती है जिनकी सारी ट्रांजेक्शन या मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन किसमें होती है? कैश में होती है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? अब देख लो तो एडवांटेजेस 3 थी, डिसएडवांटेजेस कितनी ज्यादा हो गई। ठीक है। इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा एक एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन से कोई पैसा जाता है? नहीं। डेप्रीसिएशन क्या होता है रक्षित? डेप्रीसिएशन होता है किसी भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ जाना। किसकी वजह से डिक्रीज आना? या तो उसके यूज की वजह से, या तो उसके नॉर्मल टीयर एंड वियर की वजह से। तो अगर हम किसी एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है ना, उस कम होने वाली वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। जब ये लैपटॉप लिया था तब ये 80 का था, आज इसको 6 महीने हो गए, तो कोई इसको दोबारा 80 में लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी। तो वो जो वैल्यू कम हो गई है, 80 से नीचे आ गई है, वो क्या है? हमारा डेप्रीसिएशन। ठीक है। तो डेप्रीसिएशन हमारे कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होता, तो ट्रू एंड फेयर व्यू कभी आएगा ही नहीं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाएगा ही नहीं। उसके बाद इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, ये उसको भी फॉलो नहीं करता। ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दें। क्यों? क्योंकि कोई खर्चा आया, कोई खर्चा हमने किया, वो हम खर्चे को रिकॉर्ड ही नहीं करते। कैश भले ही चला गया, हमने कैश रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम अपना प्रॉफिट को ज्यादा दिखा सकते हैं। या फिर हमारे पास कैश आया भी नहीं तब भी हम बहुत ज्यादा कैश दिखा दें, बट ऐसा जनरली होगा नहीं। ठीक है। हम यही करेंगे कि कोई खर्चा हमने अपने गले से कर दिया, हम उस खर्चे को दिखा नहीं दें। ठीक है।
Since capital and revenue items are not distinguished in cash basis, there is no consistency in the profit of the different year. अब हम रेवेन्यू को और कैपिटल को कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो वहां पे हमारे जो प्रॉफिट है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती. मतलब आज का प्रॉफिट, अगले साल का प्रॉफिट, उसके अगले साल का प्रॉफिट, क्योंकि सब कुछ किस पे है, सब कुछ रोकड़े पे है. तो रोकड़ा तो कितना भी वेरी कर सकता है ना, ठीक है. तो इसलिए प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं होती. ये उसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं उसकी? ये तुम्हें लर्न करनी होंगी, ठीक है. एंड द लास्ट डिसएडवांटेजेस की कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. हमारा एक एक्ट है जिस एक्ट के बेसिस पे कंपनीज को हमारी कंट्री में रेगुलेट करना होता है, उस एक्ट को बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013. वो कैश बेसिस की अनुमति नहीं देता. अब एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये वाला पैराग्राफ हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा लिख दिया. आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा होगा. अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस. एडवांटेजेस में क्या है? इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड डिपिक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड. प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ट्रू होगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू होगी. क्यों? क्योंकि ये हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है. चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग है, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, चाहे मैंने प्रीपेड दे दिया, चाहे मेरे डेप्रिसिएशन हो, हर एक चीज को एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहा है. देयरफॉर इट गिव्स अस द ट्रू एंड फेयर व्यू. ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है. थर्ड पॉइंट, देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर. अब तुम लगा लो जो डिसएडवांटेजेस हमारी कैश बेसिस की थी ना, वही यहाँ पे आगे क्या बन जाएंगी? एडवांटेजेस बन जाएंगी. तो एक की डिसएडवांटेजेस अगर याद कर लोगे तो दूसरे की एडवांटेजेस तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है. कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी? डिसएडवांटेजेस में क्या है? इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ये उतना आसान नहीं है जितना कैश बेसिस आसान है, ठीक है. क्योंकि हमें हर एक इफेक्ट को ध्यान में रखना है. इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट. यहाँ पे हमें कुछ अपने पर्सनल जजमेंट और कुछ एस्टिमेट्स भी लगाने होते हैं, ठीक है. अब जैसे डेप्रिसिएशन 10% लगाना है कि 15% लगाना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना. हम अपने इन्वेंट्री को किस बेसिस पे वैल्यू करेंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना. तो ये सब क्या है? एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट है जो हमें एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो करने होते हैं. क्लियर है? एंड द थर्ड इज द हाइब्रिड और द मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मेजर कौन सी है हमारी? दो, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस. लेकिन साथ में हमारी मिक्स्ड भी होती है. तो नाम से ही क्या है? मिक्स्ड, मतलब जिसमें कैश भी होगा और एक्यूरल दोनों होंगे, ठीक है. तो मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस. रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्यूरल बेसिस. मतलब जो हमारे पास जो एसेट है और जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है उसको तो कैश में रिकॉर्ड करेंगे जितना दिख रहा है आते हुए. लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी होंगी और जो हमारे खर्चे होंगे उनको एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे. मतलब हमारे पास से नहीं भी जा रहे होंगे तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे. ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होगा यहाँ पे? कंजर्वेटिज्म की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? कंजर्वेटिज्म. रक्षित क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर आपको इन फ्यूचर दिख रहा है कि आपका कोई लॉस या एक्सपेंस होने वाला है तो भी आप उसको रिकॉर्ड करो. लेकिन अगर आपको इन नियर फ्यूचर दिख रहा है कि आपकी कोई इनकम या कोई एसेट क्रिएट होने वाली है तो आपको उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि आगे आने वाले नुकसान को अभी से रिकॉर्ड करके चलो, लेकिन आगे होने वाले फायदे को इग्नोर कर दो. तो हमें यहाँ पे मिक्स्ड बेसिस में यही दिख रहा है कि कोई एसेट है और कोई इनकम है तो वो सिर्फ कैश बेसिस में ही रिकॉर्ड होगी. जब आएगी तभी रिकॉर्ड होगी. लेकिन कोई भी खर्चा है और कोई भी लाइबिलिटी है तो उसको एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दो. मतलब अगर आपकी ड्यू हो गई तो भी रिकॉर्ड कर दो. फोर्थ पॉइंट इज प्रोफेशनल पीपल फॉलो दिस टाइप ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. जनरली हमारी अकाउंटिंग ऐसे ही फॉलो होती है. लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर जजमेंट ऑफ दी कोर्ट. कोर्ट ने इसको अप्रूव कर रखा है, ठीक है. तो तुम्हारे 2 से 3 नंबर के लिए ये भी पूछी जा सकती है थ्योरी में. दिस एंड्स योर चैप्टर. दिस वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है. सारी थ्योरी हो गई. नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. रीडिंग लगा लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो.